फर्स्ट आर्टिकल है फिजिकल फॉर डिजिटल। देखो इस आर्टिकल को लिखा है वराद पांडे और रोहित कुमार ने। इनका ये कहना है कि जो यूनियन बजट आया 2022 का, उसमें डिजिटल वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है और दिया गया है। और ये भी है कि बजट में इतना अनाउंसमेंट हुआ है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPIs क्रिएट की जा सके। इसका मतलब ऐसे सिस्टम को डेवलप करना जिससे कि हमारे लिए जो भी सर्विसेज अवेल होती हैं उनको हम डिजिटली ट्रैक कर सके और उससे एक एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ऐसे में ये जो आइडिया है जिसमें डिजिटल आईडीज़ की बात करते हैं हम, या डेटा एक्सचेंज की बात करें, पेमेंट सिस्टम की बात करें, या हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, कोई भी हो, हर सेक्टर में डिजिटल सेगमेंट को लाने की सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है। तो ये जो अनाउंसमेंट्स हैं इनके पीछे भी हमारे पास में बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि वाकई में इंडिया जो है एक ट्रेंड सेटर है। अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, दैट मीन्स अगर हम DPI मूवमेंट की बात करें, दैट मीन्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए हम हमारे लोगों को कितनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसे में आधार, UPI, या फिर आप देख सकते हो कि E-गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए डिजिट जैसे प्लेटफॉर्म, और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिजिटली डेवलप किए हैं और हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो आसानी से हो पाई है। और भी ज़्यादा एक ये कहता है ना कि एग्जाम्पल है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे में अब सरकार जो है हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को, इन सब को भी अपनी तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहती है। अब मेन जो है यहाँ पर वो कि सरकार का अभी जो मतलब अपकमिंग डेज में जो फोकस रहने वाला है वो 3 प्रॉन्स्ड, मतलब 4 की अनाउंसमेंट है, 3 नहीं 4 अनाउंसमेंट जो कि बजट के टाइम पे किए गए हैं। पहला तो हेल्थ के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ये करना चाहेगी कि एक डिजिटल रजिस्ट्री क्रिएट की जाए, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रजिस्ट्री हो जाएगी जिसमें एक यूनिक हेल्थ आईडी भी बनेगी हर एक इंडिविजुअल की, जो कहीं पर भी अगर थोड़ा बीमार हो जाता है तो उसकी एक एंट्री बन जाएगी और उसके बाद में आईडी इशू हो जाएगी। उससे क्या होता है कि उस इंडिविजुअल की हेल्थ हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड होती चली जाएगी और वो कहीं पर भी जाकर के अगर ट्रीटमेंट लेना चाहे तो ट्रीटमेंट में उसको अपने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स और वो ले जाने की नौबत नहीं आएगी। तो यूनिक हेल्थ आईडी और साथ में एक कंसेंट फ्रेमवर्क। कंसेंट का मतलब कि हाँ जी, आपसे सहमति ली जाएगी कि आपसे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार जो है वो जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है बजट अनाउंसमेंट के हिसाब से देखें तो। दूसरा सेगमेंट है स्किलिंग। देखो सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। इसका मतलब कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना ऑनलाइन ट्रेनिंग के बेसिस पे। तीसरा, लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई माल या फिर कोई भी गुड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस गुड को प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने में कितनी ज़्यादा एक तरीके की चेन काम करती है कि हाँ जी, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद में उनको स्टोर करने की फैसिलिटी, स्टोर होने के बाद में फिर सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारा ओवरऑल लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। तो कहने का मतलब गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये यूलिप प्रोग्राम है, इस पर सरकार काम करेगी। और फिर बाद में आ जाता है कि मोबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करवाना, जो पैसेंजर्स हमारे यहाँ पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी ओपन सोर्स प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा कि वही चीज़ है कि कहीं पर कोई भी जाना आना चाहे तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी ईजी रहे, टिकट बुकिंग और ये सारी चीज़ें और सारी फैसिलिटी ओवरऑल। तो ऐसे में ये 4 मेन थीम्स हैं या 4 मेन अनाउंसमेंट्स हैं जिनको सरकार ने बजट के टाइम पे किया है। तो इसमें देखो सारा का सारा डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बोले ये वेलकमिंग कदम है, नो डाउट अच्छी बात है, पर हमें थोड़ा सा अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा कि जैसे सरकार ने हेल्थ, जॉब, स्किल या एग्रीकल्चर, जस्टिस, इन सबको हम प्रमोट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो रिसेंट एक रिसर्च की गई ओमिडियार नेटवर्क, ठीक है, ओमिडियार नेटवर्क इंडिया और BCG, इनका ये कहना है
कि डिजिटलाइजेशन के चलते इन सेगमेंट्स का कौन से हेल्थ, जॉब, स्किलिंग, एग्रीकल्चर, बोले ये अगर जैसे डिजिटाइज हो जाता है ना तो हमारे यहाँ पर 35 लाख करोड़ का एडिशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पाएगी, जिसमें जॉब क्रिएशंस भी होंगी और जीडीपी में एडिशन हो जाएगा। इसके अलावा इसी तरीके का एनालिसिस सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च ने भी ये कहा है कि हमारे जीडीपी में नहीं करते भी ना लगभग 5% एडिशन हो जाएगा डिजिटाइजेशन पे, जैसे ही हम हेल्थ को, एजुकेशन को, या फिर आप कह सकते हो लॉजिस्टिक्स की हमने बात की अभी प्रीवियसली, स्किल की डेवलपमेंट की बात की, ट्रैवल की बात की, ये सारी चीज़ें ऐड होते हैं हमारे जीडीपी में 5% एडिशन और हो जाएगा। अब देखो ये तो सारी बातें हमने कर ली कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम मूव करेंगे तो इतना बेनिफिट होगा, पर डिजिटल सेगमेंट में हम टेक्नोलॉजी की ही बात करें इतने से में काम नहीं चलेगा, हमें नॉन टेक लेयर्स पर भी समझना होगा। भाई सीधी सी बात, आप सर्विसेज किसको देना चाह रहे हो? एक ह्यूमन बीइंग को देना चाह रहे हो। इसका मतलब ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कितना ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी रखता है कि हाँ जी ये नया प्लेटफॉर्म आया है और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने से मुझे कितना फ़ायदा है। दूसरी तरफ ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनका एफिशिएंटली वर्क करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और वो वर्क करने के लिए क्या चाहिए आपको? अच्छी गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत होगी। इसका मतलब हमें टेक्नोलॉजी के अलावा नॉन टेक प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो दो इश्यूज पर हमें ध्यान और देना होगा। एक तो हो गया कम्युनिटी एंगेजमेंट और दूसरा हो गया गवर्नेंस। तो इन दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। साथ में जो ओपन डिजिटल इकोसिस्टम्स है उसके लिए हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनानी होगी। ओपन डिजिटल इकोसिस्टम जैसे आप देख सकते हो कि कहीं पर भी हम लॉगिन करते हैं या फिर कहीं पर भी हम कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो हम वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर पाते हैं और साथ में हम कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी खुद की भी देते हैं। जैसे आपने लॉगिन किया तब जा करके वो एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होती है। तो इस केस में क्या हो गया कि आपको ओपन डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप करना है जिसमें टेक्नोलॉजी भी आपकी रोबस्ट होनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और गुड गवर्नेंस भी आपको प्रमोट करनी चाहिए। तो ऐसे में राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया में हम वाकई में इस ओपन डिजिटल इकोसिस्टम को हम वाकई में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें नॉन टेक लेयर है ना, जो हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और गुड गवर्नेंस की बात की, उस पर हमें प्रायोरिटी या फोकस्ड मैनर में ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो एक रोबस्ट या एक डेटा प्रोटेक्शन का प्रोविजन है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। अभी तक भी हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का पार्लियामेंट में अभी तक भी पार्लियामेंट में ही है, क्योंकि इश्यूज इतने सारे आ रहे हैं बैक टू बैक, जिसके चलते अभी वो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ यूनिवर्सल एक्सेस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने में, शहरों के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और शहरों में भी जो गरीब लोग हैं उनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी करेक्ट करनी होगी, मतलब इंडिया के हर एक सिटीजन को ये फैसिलिटी अवेल हो। तब इसके लिए हमें क्या करना होगा? यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करना होगा। और फिर अकाउंटेबिलिटी, कि कहीं पर अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ऐसे में हमें एक प्रॉपर, कहते हैं ना कि एक 3 pronged स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसमें राइटर्स हैं वो फर्स्ट तो डेटा की बात कर रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो हमारे यहाँ पर होना चाहिए, पर वही चीज़ अभी तक तो मैंने आपको बताया कि है नहीं, पारित हुआ नहीं है हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, अभी कुछ आगे प्रोग्रेस है नहीं। दूसरी तरफ आप कंसेंट की बात करते हो, जैसे हेल्थ रिपोजिटरी में हमने देखा ना कि जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे तो वहाँ पर कंसेंट की बात भी की गई है। कंसेंट का मतलब सहमति। पर सवाल ये है कि आज जब भी कोई प्लेटफॉर्म एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दी किसी भी कोई कंपनी ने, और वो एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन में, आप खुद पढ़े लिखे हो, आपकी बात हो रही है या फिर मेरी खुद की, तो इस केस में हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कि हाँ जी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको ये टर्म्स एंड कंडीशनलिटीज़ समझनी होगी। और फिर आप और मैं क्या करते हैं, इतना लंबा लिखा हुआ होता है वो, जिसको हम पढ़ने के बजाय देखते हैं कि हाँ जी भाई एग्री कहाँ लिखा हुआ है, और हम बिना पढ़े और टिक कर देते हैं और ओके आई एग्री ऐसे करके हम आगे सबमिट कर देते हैं। तो बोले ये जो बिहेवियर निकल के आ रहा है ना, ये बिहेवियर कहीं ना कहीं रिस्क में डाल देता है एक सिटीजन को, एक इंडिविजुअल को। पहली चीज़
कि एप्लीकेशन एक इंडिविजुअल को यूज़ करनी है तो उस एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन को वो यूज़र डेफिनेटली मानेगा। पर एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए ना कि वो टर्म्स एंड कंडीशन में है क्या। तो ऐसे में राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि केवल कंसेंट देने से काम नहीं चलेगा। कंसेंट तो कोई आदमी मजबूरी में कैसे दे देगा कि भाई तू एक बार ले ले, हाँ ठीक है तू कैसे भी कर, मेरा काम कर एक बार। पर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो तो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जब यूजर कोई भी प्रिवेसी पॉलिसी को अगर साइन करे तो उस प्रिवेसी पॉलिसी में एक तो सही स्टैंडर्ड में एक होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार करने की जरूरत है। इससे क्या होगा, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कीवर्ड्स वो लिख देगी, जो भी एप्लीकेशन है या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा, उसको यूजर 2 मिनट में आराम से आसानी से देख पाए कि हाँ जी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंडीशनैलिटीज़ यहाँ पर है। अब आप एकदम बारीक बारीक शब्दों में बहुत कुछ लिख करके दे देते हो तो वो एक यूज़र के लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है या कोई भी डिजिटल सर्विस अवेल कर रहा है, तो उसके पास इतना टाइम थोड़े ना है। ठीक है, तो ऐसे में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, जो प्रिवेसी पॉलिसी है, वो फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो एक कम से कम कुछ टाइम दे करके और फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़े। तो बोले कंसेंट का मतलब तो ये बनता है। ठीक है, एक वेल इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, सहमति भी हो तो सोची समझी। दूसरी जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो ये कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको हमें ठीक करना होगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब मैंने बताया अभी कि हम चाहते हैं यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना। तो गांव के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, गरीब लोगों को भी फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर जो वुमेन है उनके पास में भी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे में आज अगर हम देखें तो ORF के द्वारा रिसर्च की गई है, उसमें ये था कि इंडियन वुमेन मेल के कंपैरिजन में 15% कम स्मार्टफोन रखती हैं। मतलब अगर 100 बंदों के पास में स्मार्टफोन है ना, तो फीमेल्स के पास में कितना है, 85 के पास में। और अगर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ये शॉर्टेज 33% तक पहुंच जाती है। तो ये डिजिटल डिवाइड भी करेक्ट करना ज़रूरी है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, एक फिजिटल अप्रोच की। फिजिटल अप्रोच का मतलब वो क्या हो गया कि सोसाइटी में जो हम बिहेवियर देख रहे हैं, सोसाइटी में जो एक कहते हैं ना कि जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसे भी ध्यान में रखना है, और दूसरी तरफ हम उस बिहेवियर को करेक्ट करें अगर कहीं पे कोई इशू है, और उस करेक्शन के साथ में फिर डिजिटल पेनिट्रेशन इंक्रीज करें। तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हम इनकरेज कर सकते हैं। कैसे कि जैसे आपको पता है बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए गांव में जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको अपॉइंट किया हुआ रहता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन इंडिविजुअल्स को किस नाम से बोलते हैं, मतलब मोबाइल बैंकर्स होते हैं वो बेसिकली। उनके हाथ में एक बैंक के साथ में उनका कोलैबोरेशन होता है, और वो फिर गांव में जाकर के, जैसे आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है तो उसमें अंगूठा लगवाया, फिर जो भी था, मतलब एजुकेशन की भी तो कमी है ना हमारे यहाँ पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंगूठा लगवा दिया, आधार का डेटा ले लिया, मतलब आधार कार्ड एंटर करके और पैसे डिपॉजिट कर दिए, पैसे विड्रॉ करवा दिए। तो जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो लोग गांव छोड़ करके सिटी में या टाउन में जा करके अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उनके घर के दरवाजे पर ही वो फैसिलिटी मिल जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रॉपर मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी होगी, डिप्लॉयमेंट करना होगा। दूसरा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसका प्रॉपर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसका मतलब कि आप लोकल जो ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज हैं उनको अपॉइंट करो। वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी बताई आपको कि कैसे भी करके जो टेक्नोलॉजी में जिन लोगों का हाथ थोड़ा दंग है ना, उनकी सहायता के लिए लोकल्स को हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे जॉब क्रिएशन भी होगी कितनी अच्छी। ठीक है, और जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर उनकी एक्सेसिबिलिटी होगी तो कितना फ़ायदा होगा। और फिर बाद में तीसरा सजेशन कि देखो बात ऐसी है कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जिस तरीके से अभी रिसेंट टाइम पे UPI की बात करो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करो या कोविन की बात करो जिसके बेसिस पे हमने वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपना रिकॉग्निशन गेन किया है। तो हमें एक रोबस्ट गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत है, एक एंकर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए राइटर बोल रहे हैं कि हमें जो है एक ओपन डिजिटल इकोसिस्टम काउंसिल स्टैब्लिश करनी होगी नेशनल लेवल पे, जो कि प्रॉपर मैनर में सेक्टर स्पेसिफिक
कहते हैं ना कि एक होता है कि आप हेल्थ के लिए काम करना चाह रहे हो, जैसे हमने बात की हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के लिए अलग अलग एंटिटीज़ हमें डेवलप करनी होगी। जैसे कि आधार को, जो मेन रोल आधार का जो है, उसके लिए सेंट्रलाइज्ड एंटिटी क्या है, UIDAI, जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के बेसिस पे इस्टेब्लिश हुई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके तहत आपको पता है इंश्योरेंस फैसिलिटी और ये दी जाती है, उसमें वो भी हमारी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके अंडर में इम्प्लीमेंट होती है। तो ऐसे में ओपन डिजिटल इकोसिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो कि एक सही तरीके से गाइडलाइंस इशू करे, उन सर्विसेज को टाइमली इम्प्लीमेंट होते हुए इंश्योर करे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करे। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशंस को सेटल करना ज़रूरी है, और उन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए, या कहते हैं ना कि सबको एक बराबर ट्रीटमेंट मिलाने के लिए ज़रूरत है एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन जिसका नाम रहेगा नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम काउंसिल। मतलब इस तरीके से नाम तो कुछ भी हो सकता है, बट ये एक अपने आप में कहते हैं ना कि आइडिया दिया है राइटर ने कि कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया, तो एक तो इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन, एक हो गया इंक्लूजन, और तीसरा हो गया कि आप गवर्नेंस को प्रमोट करो। गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, फ्रेमवर्क होनी चाहिए, जिसमें एक नेशनल लेवल की काउंसिल होगी जो कि सेक्टर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती रहेगी, जिससे कि डिजिटलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ऐसे में हम केवल कहते हैं ना कि केवल डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो केवल टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे के नहीं बढ़ सकते, हमें नॉन टेक लेयर्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस, इन तीनों लेयर्स को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था जो हमने देखा, आगे चलते हैं।